नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद से ही जगह जगह सियासत और विरोध समानांतर चल रहे हैं। वहीं कुछ सीटों पर डमी कैंडिडेट की चर्चा ने चुनावी माहौल को शतरंज की बिसात बना डाला है। जहां कांग्रेस के सामने बीजेपी की चाल ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ तो टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ता पहले ही कांग्रेस के लिए नाक की नकेल बने हुए थे, वहीं ऊपर से राजनांदगांव और रायपुर दक्षिण सीट पर डमी कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस की किरकिरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने ये सीट ऐसी हड्डी बन गई है जिससे न निगलते बन रहा है न उगलते। तो देखना यह होगा कि क्या इस सीट पर पार्टी अपनी रणनीति बदलती है या डमी कैंडिडेट के साथ एक तरफा खेल का तमाशा देखती है। इसी पर होगी चर्चा, मगर पहले एक नजर एक रिपोर्ट पर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस के साथ साथ हर दल ने प्रदेश की 90% सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं जहां जिनकी टिकट पार्टी ने काट दी है, वो नेता किसी दूसरे दल या निर्दलीय चुनाव लड़ने के मूड में हैं। साथ ही जिन नेताओं को विधानसभा सीट बदलकर टिकट दिया गया है, उन नेताओं को सियासी गलियारों में बलि का बकरा कहा जा रहा है। वैसे तो कांग्रेस की जारी प्रत्याशियों की सूची में एक और 35 साल से जीतते आ रहे बीजेपी के कद्दावर नेता और रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सामने दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही काफी विरोध हो रहा है। क्योंकि इस सीट से कांग्रेस के मेयर एजाज ढेबर के साथ साथ दूसरे नेताओं ने दावेदारी की थी। साथ ही महंत रामसुंदर दास बृजमोहन अग्रवाल के गुरु हैं। महंत ने खुद पहले बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव न लड़ने की बात कही थी, जिसका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। इस सीट पर अभी भी कांग्रेस कश्मकश में है कि करे तो क्या करें। कांग्रेस ने अपने हार का पटाखा जो कहते हैं या बगावत का पटाखा जिससे हार शुरू होती है, वो जब 2.5 साल का टीएस सिंहदेव और बघेल साहब के बीच में जब निर्णय किया था, उसी समय लिख दिया था और वहीं से बगावत शुरू भी हुई। अंदरूनी खींचातान भी हुआ और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अन्य लोग जो कांग्रेस के टिकट जिनका कटा है, वो या तो निर्दलीय जा रहे हैं या अजीत जोगी वाली पार्टी में कांग्रेस में जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट जो है वो काटे हैं और ये जो 22 विधायक हैं, कोई 50,000 से, कोई 45,000 से, कोई 40,000 से पिछला चुनाव जीता था। इनकी टिकट काटना मतलब यह है कि आपने जो भारी भरकम वोटों से विधायक बनाए जीते थे, जनता ने उनका विश्वास इन्होंने खो दिया। ये जो कहते हैं कि हमारी सरकार भरोसे की सरकार है, 22 विधायकों की टिकट क्यों काटते हैं? ये 22 विधायक जनता के साथ साथ कांग्रेस का भी विश्वास खो चुके हैं। दूसरी ओर वीवीआईपी विधानसभा सीट, जहां से पिछले 15 सालों से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ते आ रहे हैं, वहां से गिरीश देवांगन को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच उतारा है, जिसे लेकर भी कांग्रेस में संशय की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि यह गिरीश देवांगन का जनाधार नहीं होने की बात सियासी गलियारों में खूब चल रही है। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि बलौदा बाजार भाटापारा सीट से गिरीश देवांगन ने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने राजनांदगांव से टिकट दिया। इन विधानसभा सीट पर कांग्रेस द्वारा डमी प्रत्याशी उतारना बीजेपी को फायदा देना साबित हो सकता है, ऐसी चर्चा जमकर हो रही है।
पार्टी अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता के कार्यों का मूल्यांकन करती है, उसके हिसाब से भूमिका सुनिश्चित करती है। हम भारतीय जनता पार्टी के समान अलोकतांत्रिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो उनके कार्यकर्ताओं से बिना पूछे टिकट बांटी गई है। हमारे यहाँ हमने निचले स्तर के, निचले पायदान के ब्लॉक के पदाधिकारियों से लेके हमारी सीसी तक ने मंथन करके टिकट दिया है। जो निर्णय हुआ उसमें निकल के सामने आया, उसके हिसाब से निर्णय हुआ। बहरहाल कांग्रेस भाजपा ने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। अब इससे पीछे नहीं हटा जा सकता। पर एक बात साफ है कि जहां जनाधार नहीं वहां वोट नहीं। ऐसे में इसका फायदा इन सीटों पर बीजेपी को जरूर हो सकता है। रायपुर से इंडिया वॉइस के लिए विकास यादव की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही कहीं न कहीं तमाम प्रत्याशियों में नाराजगी भी देखने को मिल गई है, जिनके टिकट कटे हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छत्तीसगढ़ में बड़ी मुश्किल, बड़ी चुनौती बनी हुई नजर आ रही हैं, जहां पर माना जा रहा है कि कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट को उतारा है। अब देखना ये होगा कि क्या डमी कैंडिडेट के सहारे कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है वो सरकार बनती है, या कहीं ना कहीं ये नुकसान और बड़ा कांग्रेस के लिए होकर खड़ा होता है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूंगी। हमारे साथ अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में अजय जी। और इसके अलावा येतराम साहू जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। येतराम जी, पहला सवाल यहां पर आपसे ही है, जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस में तो जो हुआ है वो हुआ ही है, कई जगहों पर नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो बिना पूछे ही टिकट दिए गए हैं। प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। हम बूथ लेवल, मंडल और जिला को पूछकर ही कोई कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया है वो सब योग्य प्रत्याशी हैं, और उसमें हमारे बीच में अंतर कला नहीं, थोड़ा सा नाराजगी था, नाराजगी लगभग दूर कर ली गई है। और जितने भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने 90 विधानसभा में उतारा है, सारे प्रत्याशी कर्मठ हैं, जुझारू हैं, जनता की सेवा के लिए खरे उतरे हैं। उन सारे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हैं सब कार्यकर्ता योग्य हैं, क्योंकि टिकट एक व्यक्ति को देना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में 90 विधानसभा में सोच विचार कर प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ठीक है, 2 सीटों पे जी येतराम जी, 2 सीटों पर जिस तरह से डमी कैंडिडेट की बात सामने आ रही है, एक तो रायपुर दक्षिण की सीट पर और दूसरी राजनांदगांव की सीट पर जिस तरह से माना जा रहा है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं डमी कैंडिडेट उतारे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या लग रहा है आपको कि आपके लिए जीत और आसान हो गई है? प्रियंका जी, हमको खाली 2 सीटों पे नहीं, हमें तो सारे सीटों पे भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति सिद्धांतों पे कार्य करती है, इसलिए हम 2 सीट नहीं, हम तो 90 के 90 सीट में हमारे जो सामने प्रत्याशी उसको हम कमजोर समझ रहे हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी हो, चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, हमारे सारे प्रत्याशी मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी 15 साल के जो कार्यकाल जो सुशासन किया है और उसके बदले में 5 साल में जो कांग्रेस ने कार्य किया है, उन कार्यों के लेकर हम जा रहे हैं जनता के बीच, और जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इसलिए सारे 90 सीट में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सारे 90 सीट में अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से बहुमत से भारतीय जनता पार्टी। येतराम जी, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस में है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी सरकार कांग्रेस की ही है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर आरती उपाध्याय जी हैं। डॉक्टर आरती उपाध्याय जी, आपने येतराम जी को सुना, उनका कहना है कि 2 सीटों पे नहीं, वो तो सारी सीटों पर कांग्रेस को डमी मान रहे हैं। हेलो जी आरती जी। हाँ, सबसे पहले सभी को नमस्कार जी। और जी आरती जी। जी मेरा मानना है कि जैसे कि अभी सामने से भाजपा के हमारे भाई साहब प्रवक्ता जी ने कहा,
आरती जी, मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर भी लगातार बने हुए हैं। जी अजय जी, जिस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रही हूँ, खास तौर से हम 2 सीटों की यदि बात कर ले, बाकी सीटों को लेकर तो नाराजगी दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन रायपुर दक्षिण की सीट की बात करें और राजनांदगांव की बात करें, जहां से डॉक्टर रमन सिंह चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से, इन दोनों ही सीट पर जो दोनों ही कैंडिडेट है उनको पूरी तरह से डमी माना जा रहा है, क्योंकि एक सीट पर पिछले 34 सालों से कब्जा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर कांग्रेस जाने से डरती है, और दूसरी सीट में पूर्व मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है आपको कि जो कैंडिडेट उतारे हैं कहीं ना कहीं जानबूझ के, या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए ऐसे कैंडिडेट उतार गए और यहां पर बीजेपी की एक तरफा जीत होने वाली है? देखिए प्रियंका जी, रायपुर दक्षिण और राजनांदगांव सीट का जो आपका प्रश्न है जी, देखिए रायपुर दक्षिण का सीट 2008 में परिसीमन के बाद आया जी, उसके पहले रायपुर में रायपुर शहर और रायपुर ग्रामीण सीट होता था, और ब्रिजमोहन जी का परिसीमन के बाद रायपुर दक्षिण का चयन करना, और उसमें भी अभी तक इसमें कोई शक नहीं कि वो एक अपराजय प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पताका लहराए। जी, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव जो था 2018 का, उसमें उसका मार्जिन कम हुआ था और लगभग 11,000 वोटों का अंतर था मार्जिन में। अब प्रश्न यह है कि यहाँ पर राम सुंदर दास जी, जयपुर से राम सुंदर दास जी एक बार विधायक रह चुकी और एक बार चुनाव हारे गई, लेकिन कोई भी पार्टी तो चुनाव में जब जाती है तो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशियों का अपने समीकरण में, अपने सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से और कह सकते हैं कि एक निर्विवाद छवि के रूप में प्रस्तुत करती है। अब बाकी तो जनता तय करती है, लेकिन राम सुंदर दास जी भी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, और इसीलिए गुरु शिष्य का जो आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बात रखी, इसमें कोई शक नहीं। 8,000 वोटों का मामला है। पिछले विधानसभा चुनाव रायपुर दक्षिण में प्रियंका जी 22 कैंडिडेट मुस्लिम समुदाय से निर्दलीय खड़े थे और उसे एक प्रत्याशी के द्वारा खड़ा किया गया था, ऐसा कहा गया। टोटल 47 निर्दलीय लोग वहां से चुनाव लड़े थे और उनको वोट कम मिले जी, खास तौर से मुस्लिम समाज के, उनको 1,838 वोट ही मिली। तो यहाँ पर महंत जी आने के बाद निश्चित रूप से एक अच्छी फाइटिंग दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं महंत जी को जो लेकर आई है कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कमी जरूर करेगी, यदि जीत की हम बात अभी ना करें तो? बिल्कुल, क्योंकि सामाजिक समीकरण जो दिख रहा है, लेकिन मैं इसके पहले भी बोला कि वो अपराजय प्रत्याशी रहा है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। अब दूसरे तरफ आते हैं राजनांदगांव सीट में। राजनांदगांव सीट में 15 साल के सिटिंग जो सीएम रहे वो प्रत्याशी, और पिछले विधानसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की भतीजी करुणा शुक्ला जी कांग्रेस की प्रत्याशी थी जी। बेसिकली वो बलौदा बाजार की रहने वाली थी, लेकिन वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आई और डॉक्टर रमन सिंह जी को फाइट दी थी। 16,000 राउंड फिगर वोटों से डॉक्टर साहब चुनाव जीते थे। आप गिरीश देवांगन जी के साथ प्लस की बात करें जी, क्योंकि राजनांदगांव विधानसभा सीट में कांग्रेस कई धड़ों में बटी रहती थी। पुतलियार का गुट अलग, तो देशमुख का गुट अलग, और लोगों का गुट अलग, लेकिन गिरीश पांडे जी संगठन के आदमी और संगठन के दृष्टिकोण से उनका एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि उन्होंने डिमांड बलौदा बाजार सीट से की थी और राजनांदगांव दिया गया। ऐसा नहीं, वो एक्चुअली धरतीवा से डिमांड की है जी, भाटापारा से डिमांड की और उनको वहां भेजा गया। देखिए हार जीत अलग चीज है, लेकिन वहां गिरीश देवांगन जी के पक्ष में अगर बोला जाए तो कांग्रेस यूनाइट हो गई, लेकिन बड़ा व्यक्तित्व है डॉक्टर रमन सिंह जी। तो ये प्रश्न है, तो करुणा शुक्ला जी जिस तरह से फाइट की थी, उससे बेहतर फाइट की पोजीशन में अगर कांग्रेस यूनिटी के साथ लड़ती है, उस समय कांग्रेस विभाजित थी। ठीक है, तो ये भी इनके लिए प्लस है। ठीक है, मैं आती हूँ, हमारे साथ डॉक्टर आरती जी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर आरती, जिस तरह से हम इन दोनों सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, डॉक्टर अजय का कहना है कि कहीं ना कहीं जो दोनों कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी इन्हें माना जा रहा है
बार बार इन्हें डमी कैंडिडेट के रूप में माना जा रहा है। क्या लग रहा है, क्योंकि कई दावेदार कई ऐसे थे जो लंबे समय से उन सीटों पर कार्य कर रहे थे, तो फिर जिन दो कैंडिडेट्स का चुनाव किया गया है, चाहे महंत सुंदरदास की बात करें या फिर गिरीश देवांगन की बात करें, वो क्या आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से मजबूत कैंडिडेट है, या जिस तरह से दावा किया जा रहा है डमी कैंडिडेट है, एक तरफा खेल होगा, वही होने वाला है? देखिए, यह कहना बिल्कुल गलत है कि दक्षिण विधानसभा में यदि राम सुंदर दास जी को उतारे हैं तो उनका व्यक्तित्व तो बोलेगा कि उन्होंने गौ सेवा के क्षेत्र में कितना कार्य किया है। डमी बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि धर्म से और कार्य से और एक व्यक्तित्व के धनी जो हैं। लेकिन डॉक्टर आरती 33 सालों के इतिहास को भी देखिए वहां पर, और जिस तरह से हर बार वो सीट भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट रही है, अभी तक वहां पर कोई भी जीता नहीं है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इस बार बदल के रहेंगे, है ना, कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। 33 साल से यदि वहां पे बृजमोहन अग्रवाल जी हैं तो इसलिए इस समय ये तो आपको लग रहा है कि इस बार फैसला पलट जाएगा? ये तराम जी, क्या कहना है आपका? समीकरण ऐसा बना है कि महंत जी बिल्कुल इस बार दक्षिण विधानसभा से अपनी। क्या लगता है आपको कि गुरु को जो उतारा है शिष्य के सामने, तो गुरु को जीत मिलेगी? जो 33 साल से चला आ रहा है प्रियंका जी, वो नहीं बदलने वाला है। और हाँ, बदलेगा एक चीज, जो कम मतों से पिछले बार जीत हुई थी, बृजमोहन अग्रवाल जी 33,000 से ऊपर वोटों से जीते थे। इस बार निश्चित रूप से हमारी जीत पिछले बार की जीत से डबल से भी ज्यादा हमारी जीत होगी। दोनों सीट की आप बात कर रहे थे, दोनों सीट में वहां भी रमन सिंह जी अच्छे मतों से, डबल मतों से जीतेंगे। बृजमोहन अग्रवाल जी भी डबल मतों से जीतेंगे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी का जो कार्यशैली है और उनकी जो सेवा भाव है वो पूरे दक्षिण विधानसभा में सबको मालूम है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबको मालूम है। रमन सिंह जी 15 साल के जो शासनकाल था, उन 15 साल में जो सुशासन किया है, जो उन्होंने बच्चों के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो कार्य किया है, जी दान देने वाले व्यक्ति थे मिलेगा। और बृजमोहन अग्रवाल जी हड़पने वाले व्यक्ति हैं। ये त्राम जी, हड़पने वाले कौन है बहन जी? वो तो आपको मालूम है, पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के आरोप मैं अभी महंत जी की बात कर रही हूँ। महंत जी ने दान दिया है। बृजमोहन अग्रवाल जी लोकप्रिय नेता है, रमन सिंह जी लोकप्रिय नेता है, इसीलिए लगातार उनकी 3 बार राजनांदगांव विधानसभा सीट से जीत हुई है, और बृजमोहन अग्रवाल जी उस विधानसभा सीट से 7वीं बार जीते हैं। इस बार भी निश्चित रूप से जीतेंगे। गलत बात बोल रहे हैं आप। राजनांदगांव से इस बार गिरीश देवांगन जी का 100% जीतना निश्चित है, क्योंकि आप राजनांदगांव जाकर देखिए, जहां आपसी मतभेद होता है ना, तो चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में इन 2 सीटों का प्रभाव पड़ेगा, और इन 2 सीटों का प्रभाव पूरे 88 सीटों में पड़ेगा। ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये त्राम जी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम टिकटों की हम बात कर लें, तमाम चुनाव से पहले जब चुनावी जुमला आता है तो बोला जाता है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा। एक बार फिर से 90 की 90 सीटों पर आपके प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। महिलाओं की यदि हम बात कर लें तो कितनी महिलाओं को टिकट मिला है? साथ ही साथ यदि आपकी पार्टी की बात की जाए तो युवा भी आपकी पार्टी में कम है, कांग्रेस से भी कम है। प्रियंका जी, हमने 15 बहनों को टिकट दिया है, युवाओं को भी हमने ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया है, और भारतीय जनता पार्टी में ये त्राम जी, युवाओं की यदि हम बात करें तो कांग्रेस ने आपसे ज्यादा टिकट दिया है। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ जो हैं, उनके बाद हमारे युवा आते हैं, और युवाओं के लिए बहुत सारा मौका है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का दायित्व युवाओं को दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में और अन्य पार्टी को मजबूत करने का कार्य युवाओं को दिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसको कहाँ जवाबदारी देनी, हमारे शीर्ष। लेकिन चुनावों में, टिकटों में युवाओं को महत्व नहीं दिया जाता। नहीं दिया प्रियंका जी, हमने महत्व दिया है। यहाँ ऐसे ही है, भाजपा वाले वरिष्ठ लोग ही पद को छोड़ने के तैयार नहीं है ना, को महत्व देती है और महिलाओं को युवा वर्ग को मौका देना ही नहीं चाहते हैं। 15 साल उनका विश्वास नहीं है, जबकि हम महिलाओं का जो सम्मान सबसे ज्यादा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लाया है। निश्चित रूप से
आने वाले लोकसभा के चुनाव में कितने महिला महिलाओं आरक्षण को दिए? विधेयक हमारे कांग्रेस पार्टी ने 18 महिलाओं को विधानसभा की टिकट दी है। ये राम जी, महिला आरक्षण विधेयक ये में जो राम लोग जी, विरोध करते थे वो महिला आरक्षण की बात करे, इसको भाग नहीं देता। ये राम जी, महिला आरक्षण की आप बात करते हैं, महिला आरक्षण के बल पे आप चुनाव में जाना चाहते हैं और उसके बाद जब टिकट की संख्या की बात होती है तो संख्या में आप कहीं ना कहीं बराबरी नहीं कर पाते हैं। प्रियंका जी, तो टिकटों में भी तो दिखाई देनी चाहिए ना, जो आपकी मंशा है, राजनीतिक मंशा है, वो टिकटों में भी तो दिखाई देनी चाहिए, टिकटों के बंटवारे में। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में दिखेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार क्या युवा हो गया? को, गलती महिला हो ये गई। राम जी, आने वाले चुनाव 5 साल के बाद आएंगे। हाँ, वही डॉक्टर अजय के पास में जाऊंगी। डॉक्टर अजय, जिस तरह से वहीं लागू होगा। डॉक्टर अजय, जिस तरह से हम यहाँ पर चुनाव की बात करते हैं, जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आला कमान का जो भाषण आता है, चाहे दिल्ली से आए या अलग अलग जगहों से आए, वहां पर युवाओं को मौका देने की बात की जाती है, महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, टिकटों की बात आती है, तो देखा यह जाता है कि कौन चुनाव जिता सकता है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है और कौन रणनीति पर खड़ा उतरेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रियंका जी आपका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में का जो चुनाव होने वाला है, कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बढ़िया अवसर था कि वो अपनी मात्र शक्ति को कम से कम 27 सीटों पर प्रत्याशी बनाने का एक अवसर था। और उसमें कारणों से दोनों पार्टियां 15 और 18 तक ही आ पाई, लेकिन छत्तीसगढ़ से यह आगाज हो सकता था। और महिलाओं का के प्रति जो सम्मान, ये कहना कि जिताऊ प्रत्याशी नहीं है, जीत हार अलग जगह है, सवाल नारी के सम्मान का है। पार्लियामेंट में जो बिल पास भी हो गया, एक अवसर था, एक मैसेज देने का। और उस मैसेज, देखिए पार्टी चुनाव लड़ती, और पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो यहाँ पर अब उस जड़ जो धारणा है, लिंग के आधार पर भेद करना कि महिला प्रत्याशी है नहीं जीत पाएगी, ऐसा नहीं। वो पार्टी अगर पूरी मजबूती के साथ लड़े तो जब 15 को दे सकते हैं, 18 को दे सकते हैं, तो कम से कम 27 मिलना था। डॉक्टर आरती उपाध्याय, संसद में जब बिल पास हुआ तो क्रेडिट लेने की बात में आप भी कह रहे थे और आपकी पार्टी भी कह रही थी कि शुरुआत आपने की है, और आपके कई नेताओं ने इस बात का दावा भी किया था कि चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हिस्सा देंगे। लेकिन जब लिस्ट सामने आती है तो फिर वही बात 18। नहीं प्रियंका जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि 18 महिलाओं को टिकट, देखिए जो कार्य क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में जो लगता है कि कार्य कर रहे हैं, उन सभी को हमारे हाई कमान ने डॉक्टर आरती, जब प्रचार करने के लिए प्रियंका गांधी आती हैं, जब यूपी में नारा दिया जाता है लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो आप फिर चुनाव में उसको चरितार्थ करते हुए क्यों नहीं नजर आते हैं? चुनावी बात कुछ और उसके बाद लिस्ट जब आती है तब बात कुछ और। नहीं, ऐसा नहीं है प्रियंका जी, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को एक महती जिम्मेदारी भी दी गई है, तो सभी को यदि हम टिकट दे दे तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है ना कि चुनाव के को मद्देनजर। तो फिर आप लोग मंचों से दावा क्यों करते हैं कि आप महिलाओं के बहुत हितैषी हैं, और उसके बाद फिर 27 से लेकर 33% आरक्षण होना चाहिए, हर वर्ग का होना चाहिए? हितैषी तो यदि आप अपने संगठन से शुरुआत नहीं कर रहे हैं तो फिर आप दूसरी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर, तमाम तरह की योजनाओं पर फिर सवाल कैसे उठा सकते हैं? ये राम जी, इस पर आपसे भी जवाब मैं चाहूंगी। प्रियंका जी, जैसे तैयारी में वहाँ की परिस्थितियों पे लड़ा जाता है, और हमारी तैयारी आने वाले 2028 और 29 में निश्चित रूप से महिला बहनों को बढ़ाने के लिए, युवा साथियों को बढ़ाने के लिए रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी, पंचायतों में और नगरीय निकायों में 50% आरक्षण करने वाली छत्तीसगढ़ पूरे देश की इकलौती राज्य है। हमने महिलाओं के ये राम जी उसकी शुरुआत भी कांग्रेस से ही हुई थी, राजीव गांधी से उसकी शुरुआत हुई थी, वो बार बार इस बात को कहते रहते हैं। आप भी अगर 27 और 28 की बात कर रहे हैं तो वो नियम के तहत मजबूर होकर आपको सीटें देनी पड़ेंगी, आपकी पहल पर आपने सीटें नहीं दी हैं। नहीं, जब महिला आरक्षण निकायों में, नगरीय निकायों में लाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी, तब लाया गया। राजीव गांधी जी कह के रह गए थे, पर हमने उसको अमल किया है। तो लाने वाले भारतीय जनता पार्टी, अरे अपने ऊपर ले लीजिए आप लोग, भाजपा के जो हैं
राजीव है ना? गांधी की आज बातों हम को जिससे आप बात कर रहे हैं, अमल करना क्रांति चाहिए। लाने का आप भी लोग अमल नहीं राजीव करते। गांधी का आप था। लोग कहते रह जाते हैं, आप लोग के कथनी और करनी में अंतर है। मुद्दा हमने कहा और हमने सूत्रधार कोई और होता है और निष्कर्ष में आप लोग चले जाते हैं। तो कांग्रेस क्यों नहीं अमल करती? कांग्रेस को अमल करना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अच्छा कार्य कर रही है तो उसमें आप लोग को आरोप नहीं लगाना चाहिए। अच्छा कार्य है तो आप लोग को कौन सा अच्छा कार्य की है? कौन सा अच्छा कार्य की है बताइए ना। 15 साल के किसान शासन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में किसमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा कार्य किया है? 2003 तक कितनी मेडिकल आज कॉलेज जय थी? श्री राम का नारा लगाते हैं। छत्तीसगढ़ में आप भूल गए हैं कि कौशल्या माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है ये राम जी, डॉक्टर आरती उपाध्याय जी, समय मेरे पास नहीं है, अपनी डिबेट को मुझे यही विराम देना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में महिलाओं की और साथ ही साथ युवाओं की और छत्तीसगढ़ की जनता की जो आप बात करते हैं उस जनता के हित के लिए आपकी पार्टी फैसले लेगी और उसके बाद देखना ये होगा कि चुनावी मैदान में जब कैंडिडेट्स आपके उतरते हैं तो जनता उस पर क्या कुछ फैसला सुनाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, डॉक्टर आरती और साथ ही साथ अजय चंद्राकर जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो लगातार अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ही डमी कैंडिडेट के साथ ही साथ मजबूत और कमजोर कैंडिडेट की जो बात आ रही है वो जनता के मैदान में जब पहुंचेंगे, जनता के सामने जब पहुंचेंगे तो जनता किस तरह का फैसला सुनाती है ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।